आज के वीडियो में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। यह बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस का हम लोग एक एक करके पूरा एनालिसिस देखेंगे और यदि आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस, किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर ले, वहाँ पे क्वेश्चन भेज दे या कमेंट में क्वेश्चंस कर दे, आंसर आपको बता दिया जाएगा। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको इस सीरीज में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने ईयर का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सबका सॉल्यूशन कराया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा। देखिए, तो पहला तो इंस्ट्रक्शन रहता है कि इसमें राइट हैंड में मार्क्स इंडिकेटेड रहता है, मतलब क्वेश्चन के राइट हैंड में, जिसे यहाँ पे क्या है, सबका मार्क्स दिया गया है। जिसे फर्स्ट है तो इसमें क्या लिखा गया है कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें 10 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से 7 अटैम्प्ट करना है। बट हम लोग 7 अटैम्प्ट ना करके 10 में 10 अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ 7 चेक होता है। कितना चेक होता है? बेस्ट ऑफ 7। यह एक लूप होल है यूनिवर्सिटी का। आप पूरा 10 में 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, आपका जो बेस्ट ऑफ 7 होगा उस 7 चेक किया जाता है। यदि आपको 7 कन्फर्म आंसर पता है तो आप 7 कन्फर्म आंसर भी लिख के छोड़ दें, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अब जो है नेक्स्ट, देयर आर 9 क्वेश्चन इन दिस पेपर, मतलब क्वेश्चन में कितने पेपर रहेगा? 9 क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें से हमको 5 अटैम्प्ट क्वेश्चन करना है। अटैम्प्ट 5 क्वेश्चंस। कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है? हम लोग को 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना है। अब हम लोग देखते हैं 4th पॉइंट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, जिसे 1 नंबर क्वेश्चन जो है कंपलसरी है, बाकी 8 में से 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यही इसका इंस्ट्रक्शन है। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। अब जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। दूसरा जो है डिफाइन नेटवर्क एंड सर्किट। थर्ड क्वेश्चन जो है स्टेट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। फोर्थ जो है स्टेट द स्टेप टू सॉल्व द सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम को सॉल्व करने का क्या स्टेप है? राइट टू डिफरेंस बिटवीन रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर। डिफाइन रेजोनेंस। जी में ड्रो BH कर्व्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखिए, ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होता है यह 2 नंबर का है, तो इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है H नंबर में, राइट द टाइप्स ऑफ DC मोटर एंड जनरेटर। डिफाइन नेटवर्क एंड सर्किट। डिफाइन नेटवर्क एंड सर्किट को डिफाइन करना है। अब वाई अर्थिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अर्थिंग क्यों इम्पोर्टेंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए? जे व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जनरेटर एंड मोटर। जनरेटर और मोटर में बेसिक डिफरेंस क्या है? बस यही 10 क्वेश्चन। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अब जिसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन है स्टेट द किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज। देखिए, तो किरचॉफ्स लॉ जो होता है एक फंडामेंटल टूल्स है। क्या है? फंडामेंटल रूल्स है या टूल्स समझिए, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट का एनालिसिस करते हैं, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट का पैरामीटर को ज्ञात करते हैं। टाइप्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ 2 टाइप के होता है, KCL, KVL। कितने? KCL और KVL। KCL होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, या इसे जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ। और दूसरा जो होता है KVL, इसे मेश लूप मेथड बोलते हैं। और अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि KCL KVL होता है क्या। देखिए, तो KCL जो होता है अलजेब्रिक, द सम ऑफ अलजेब्रिक करंट एंटरिंग ए जंक्शन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0। देखिए, ये जो नोड होता है क्या है? ये नोड है। तो देखिए, नोड में क्या होता है, जैसे नोड है तो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या है कि किसी नोड पर न तो एनर्जी चार्ज स्टोर होगा, न ही चार्ज डिलीवर करेगा।
मतलब नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब चार्ज जितना किसी नोड है, इस नोड पे जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा, जिससे इसका होता है इनकमिंग करेंट बराबर आउटगोइंग करेंट। आउटगोइंग करेंट कहने का मतलब क्या है? आउटगोइंग करेंट कि एक नोड है तो सिंपल सी बात है, जितना इस पे आएगा उतना ही करंट जाएगा, क्योंकि ना तो इसके पास नोड के पास कुछ एनर्जी पहले से स्टोर रहता है ना कुछ भी, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं इसी को जो फार्मूला आई इनकमिंग जो होता है, आई इनकमिंग बराबर सम ऑफ आई आउटगोइंग, यही शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे बोलते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसको समझते हैं हम लोग। तो जैसे में यहाँ एक नोड है, क्या है? नोड है, तो जिस पे कौन कौन करंट देखिए, I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 इनकमिंग है। ये तीनों कौन सा करंट है? I1, I2 और I3, ये सब क्या इनकमिंग है, यानी इनकमिंग है, और I4 आउटगोइंग है और I5 आउटगोइंग है। तो देखिए अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कुछ भी अपना तब से मान सकते हैं, इनकमिंग वाले को प्लस, आउटगोइंग वाले को माइनस, यानी अपना नोटेशन करना है। क्या करना है? अपना नोटेशन करना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, देखिए अपना से नोटेशन करना होता है, तो हम लोग मान लेते हैं इनकमिंग को, देखिए अपना सुविधा के अनुसार एक ऐसा मानेंगे कि जो कभी भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इनकमिंग को क्या मान के ले? माइनस मान लेते हैं, आउटगोइंग को प्लस, चाहे इनकमिंग को प्लस आ रहा है ना, तो प्लस, आउटगोइंग को माइनस मान लेते हैं। इसलिए इन्वर्स कन्वेंशन करते हैं। इसका हम लोग बार बार जरूरत पड़ेगा कन्वेंशन करने के लिए कि किसको क्या मानते हैं। तो हम लोग देखो हमको एनर्जी मिल रहा है, यानी प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है ना नोड पे, देखिए हम लोग इसलिए प्लस मान के, मतलब कुछ भी मान सकते हैं, कोई इसमें अति नहीं है, और जाने वाले को माइनस। अब इस तरह से क्या हो जाएगा देखिए, तो क्या क्या सम ऑफ करेंट एंट्री ए जंक्शन इज 0। तो देखिए हम लोग इनकमिंग है तो I1 को प्लस मान लेते हैं, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, और जाने वाले कौन कौन है? I4, तो माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। यही ऊपर से हुआ है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंट्री ए जंक्शन, ये जो जंक्शन है नोड, उसको हम लोग 0 होता है वहाँ पे, इसी को जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? I1 I2 I3 बराबर I4 I5, यानी ये क्या है? I1 I2 इनकमिंग है और ये I4 है, इसीलिए होता है कि इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स लॉ को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ। ये भी पूछा जाता है। केवीएल को बोला जाता है सेकेंड लॉ। ये जो होता है एक पॉइंट इसमें जो होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ गए? इतना ही पॉइंट हम लोग केसीएल में, ये शॉर्ट में पूछे तब या लॉन्ग में पूछे तब या किसी भी में, ये जो हम बता रहे हैं ये शॉर्ट पर्पज से नहीं बताया जा रहा है। आप इसको लॉन्ग मेथड में भी लिख सकते हैं, यानी किरचॉफ्स लॉ यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, आप यहाँ तक लिख सकते हैं। तो ये शॉर्ट के लिए भी है, शॉर्ट के लिए तो कुछ नहीं, आप डिफिनीशन लिख दे, एक दो लाइनें लिख दे बस। अब आते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो देखिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ का सेकेंड लॉ है। और एक पॉइंट इसमें जो होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। यही डिफिनीशन जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, एनर्जी, यानी केसीएल जो होता है प्रिंसिपल ऑफ चार्ज पे होता है
और केवीएल जो होता है एनर्जी पे होता है। अब इसमें एक और हम लोग कह सकते हैं, इसमें जो होता है अप्लाइड वोल्टेज बराबर ड्रॉप्स वोल्टेज। यानी देखिए सिंपल सी बात है, या इसी को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ वोल्टेज अप्लाइड इक्वल टू 0। अब देखिए सिंपल सी बात है, कोई सर्किट है मेरा, जितना हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यानी हम एक सर्किट ले लेते हैं, जैसे में यह मेरा वोल्टेज सोर्स है, यहाँ से हम लोग 3 रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ये मेरा वोल्टेज सोर्स है। अब देखिए तो यहाँ पे R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो सिंपल सी बात है, जितना हम सप्लाई करेंगे एनर्जी, जितना सप्लाई करेंगे वोल्टेज, उतना ही तो इस सभी एलिमेंट में ड्रॉप होगा वोल्टेज, क्योंकि कहीं और से तो वोल्टेज आएगा नहीं, मतलब हम लोग जितना देंगे उतना ही रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग नोटेशन कर लेते हैं, खुद का नोटेशन होता है इस समय। तो देखिए यहाँ पे जो होता है किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस जो इसमें करंट क्या फ्लो होगा, I। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है, अब इसमें भी नोटेशन करना होता है। अब इसमें हम लोग प्लस माइनस, जहाँ से करंट एंट्री करता है प्लस, तो यहाँ V1 हो जाएगा, यहाँ से एंट्री कर रहा है तो प्लस माइनस V2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस V3 हो जाएगा। यानी एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 3 वोल्टेज सप्लाई। तो इसमें भी देखिए, अब हम यहाँ पे करंट के डायरेक्शन से समझते हैं, ये नहीं कि रटने के लिए रट सकते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2, बाकी हम लोग रटेंगे नहीं, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि होता है। क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे कंसेप्ट ही काम आता है। यदि हम कंसेप्ट नहीं सीखेंगे तो वहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब जैसे देखिए यहाँ से करंट एंट्री, अब हम पे देखिए इसमें भी नोटेशन 2 होता है। अब कितना स्टूडेंट का अलग अलग कन्वर्जेंस, बाकी अब आप यदि कोई एक कन्वेंशन ही माने, अलग अलग कन्वेंशन नहीं समझे, कोई एक माने जो लाइफ टाइम काम आएगा, जब तक आप पढ़िएगा वहाँ। तो अब जैसे हम समझते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है, I करंट एंट्री। तो अब इसमें हम करंट एंट्री तो कितना पहले वाला नोटेशन मानता है, कितना बाद वाला, बाकी हम लोग पहले वाला मानते हैं। कौन सा मानते हैं, पहले। तो यहाँ पे करंट एंट्री, तो पहले में क्या है प्लस, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस V1 I इंटू आर यानी प्लस V1। अब देखिए यहाँ पे आएंगे तो इसमें एंट्री करते समय कौन सा आता है, प्लस, तब प्लस V2, फिर यहाँ पे एंट्री करते समय प्लस V3, और यहाँ पे एंट्री करेगा करंट, तो पहले कौन सा आ रहा है सिंबल, माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस V बराबर 0। यही कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज लूप सर्किट इज 0। क्या बोलता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, कि द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज जो होता है किसी भी क्लोज लूप में क्या होता है, 0। तो यही 0 कर दिए, यह एक क्लोज लूप है ना, ये क्या है, एक क्लोज लूप है, तो इसमें जितना भी वोल्टेज था 0 हो गया। अब इसी को देखिए क्या करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V, यानी यहाँ से ऊपर वाला हो गया, ये तीनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हो गया, वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज अप्लाइड, यानी अप्लाइड वोल्टेज बराबर जो होता है वोल्टेज ड्रॉप्स। यही होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा किरचॉफ्स लॉ। देखिए इस शॉर्ट के पर्पज से इसको नहीं बताया जा रहा, आप एक बार इसको देखिएगा तो आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि KCL क्या होता है, KVL क्या होता है। आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर में आएगा किरचॉफ्स लॉ, उसमें भी आप पूरा मेंशन कीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये सब जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हम लोग फिर से समझ लेते हैं। इसमें करंट जो होता है जंक्शन पर 0 होता है, इसे फर्स्ट लॉ बोलते हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। 3-4 पॉइंट है, आप लिख दीजिए। अब जो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन नेटवर्क एंड सर्किट। देखिए तो सर्किट जो होता है क्लोज पाथ होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स के लिए। मतलब ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसमें क्या होता है, एक क्लोज पाथ होता है जो फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स से। मतलब देखिए पहले हम लोग सर्किट को समझते हैं। सर्किट बोलते किसको, जनरली भाषा में समझ लें।
सर्किट बोलते हैं कि एक जाल होता है, चाहे एक क्लोज पाथ होता है, जहाँ से हम लोग को क्या होता है, सर्किट करने का मतलब जैसे घर में होता है एनर्जी सप्लाई होता है, तो हम लोग को जितना भी एक बोर्ड होता है वहाँ से क्या होता है, पूरा घर में अलग अलग लैम्प फैन सब लगा हुआ रहता है, तो वहाँ से क्या होता है, उसमें क्या होता है एक इलेक्ट्रिक, तो उसी को हम लोग सर्किट बोलते हैं। यानी सर्किट में क्लोज पाथ होना चाहिए, तभी देखिए करेंट का क्या होता है, करेंट जो फ्लो होगा, करेंट फ्लो होने का, करेंट फ्लो होता है, करेंट फ्लो होता है क्लोज पाथ में। यदि इसमें ओपन है, देखिए यहाँ से करंट निकलेगा, ओपन है ना, इस सर्किट में देखिए, देखिए इस सर्किट में देखिए ये ओपन है, सर्किट में करंट यहाँ आएगा यहाँ आएगा, इसको अब क्या हो गया, करंट को ओपन पाथ हो गया, तो ओपन पाथ हो गया यानी इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए। जब तक उसको क्लोज पाथ नहीं मिलेगा करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें करंट I1 निकलेगा, I निकलेगा, तो I यहाँ पे आएगा, I यहाँ से इसको दो रास्ता है, तो कुछ करंट I1 इधर से आएगा और I2 इधर से फ्लो होगा, फिर यहाँ से क्लोज पाथ में जाएगा और फिर यहाँ से I हो जाएगा यहाँ पे, यानी यह एक क्लोज पाथ है। क्या है, एक क्लोज पाथ है। तो ये क्या हो गया, सर्किट हो गया, ये क्या हो गया, सर्किट नहीं है। यानी हम लोग सर्किट वही बोलेंगे जिसमें क्या होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए और जिसमें करंट फ्लो हो। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक और पॉइंट इसमें जो आता है, कहते देखिए इलेक्ट्रिक नेटवर्क, इसमें क्लोज हो भी सकता है ना भी हो सकता है। यानी हम नेटवर्क मतलब बोल सकते हैं किसी को भी, कोई भी सर्किट को हम नेटवर्क बोल सकते हैं, या क्लोज हो ओपन हो, बट इलेक्ट्रिक सर्किट ऑलवेज क्लोज होता है। ये समझ में आ गया दोनों पॉइंट। अब हम लोग एक पॉइंट जो इसमें पूछा जाता है जनरली कंपटीशन में, देखिए ऑल सर्किट आर नेटवर्क बट ऑल नेटवर्क आर नॉट सर्किट। इस लाइन को समझिए, ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। कहाँ पूछा जाता है, एग्जाम में इस पॉइंट को पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे कोई भी जनरल। इसका मतलब यह है कि देखिए कि ऑल सर्किट, ये सर्किट है ना, क्लोज पाथ है, तो इसको हम लोग नेटवर्क भी बोल सकते हैं, नेटवर्क बोल सकते हैं। बट ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, इसको हम लोग सर्किट नहीं बोल सकते, क्योंकि बोल भी सकते नहीं भी, क्योंकि यह क्या है, ओपन सर्किट है, यानी नेटवर्क है बट सर्किट नहीं है, इसीलिए बोला गया कि ऑल नेटवर्क आर नॉट सर्किट। तो हम लोग ये भी समझ गए डिफाइन नेटवर्क एंड सर्किट अच्छा से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, स्टेट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। कह रहा है कि मैक्सिमम पावर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, यानी हम लोग को 2 नंबर में लिखना है। तो अब देखिए क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या कहता है, देखिए कि कोई सर्किट जो है, मतलब कोई सोर्स है, मतलब एक हम लोग समझते हैं कोई सोर्स किसी सर्किट में कब वह मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा, उसके लिए क्या कंडीशन है। तो उसके लिए कंडीशन जो होता है, लोड रेजिस्टेंस जो होता है, लोड रेजिस्टेंस। देखिए अब हम लोग एक फिगर से पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। RL मान लेते हैं, यह मेरा सर्किट है। तो अब पूछा जाता है, ये मान लो V1 है, R1 R2 R3 I R4 RL। देखिए यानी यह सर्किट है, तो यह सर्किट कब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब करेगा, ये जो लोड है RL, यह जितना भी इसमें रेजिस्टेंस है ना, वह किसके बराबर होना चाहिए, RL के, यानी RTH बराबर RL क्या हो जाना चाहिए, RTH बराबर जब RL हो जाएगा
तब यह मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा। यही लिखा गया है कि द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर फ्रॉम ए सोर्स या नेटवर्क टू लोड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द थेवेनिन रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स नेटवर्क इज सीन फ्रॉम द लोड टर्मिनल। देखिए कहने का मतलब है कि इतना सर्किट, तो इसके लिए पहले हम लोग को थेवेनिन थ्योरम पढ़ना होता है। तो हम डायरेक्ट मैक्सिमम पढ़ेंगे विदाउट थेवेनिन को था। तो थेवेनिन थ्योरम क्या करता है, ये जितना भी सर्किट है उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में, जिससे में ये VTH हो गया और इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस RTH होता है, इसमें कन्वर्ट कर दिया। और इसके बीच में क्या लगा देता है, लोड लगा रहता है हम लोग का RL। क्या लगा रहता है, RL लोड, दो टर्मिनल। तो थेवेनिन थ्योरम बोलता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, यह एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है ना, इसमें बहुत सारे लीनियर कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इसको कन्वर्ट कर देता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ थेवेनिन वोल्टेज एंड RTH। अब फिर हम लोग RL कनेक्ट, इसका क्या मेथड होता है, ये सब हम लोग फुल पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे। अभी हम लोग सिर्फ मैक्सिमम थेवेनिन थ्योरम में। अब हम लोग देखिए, तो अब इसका फार्मूला जब होता है ITH के, तो ITH बराबर क्या होता है, VTH बराबर RTH प्लस RL, RTH प्लस RL होता है। तो अब देखिए इसमें यही कंडीशन होता है कि RTH बराबर क्या है, RL है। तो यानी इसमें हम लोग जब इसको बराबर कर दे, RTH बराबर क्या कर दे, RL, तो यानी ITH बराबर क्या हो जाएगा, VTH बराबर 2RTH। ये भी RL RTH 2RTH हो जाएगा ITH बराबर। तो पावर का क्या फार्मूला होता है, पावर ITH I स्क्वायर RL, लोड का यही हो जाएगा ना। तो ITH की जगह क्या होता है, मेरे पास क्या है, इसको हम लोग फिर से ITH की जगह है VTH बाई 2RTH, तो इसका स्क्वायर, और RL जो है किसके बराबर है, RTH का। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, PL बराबर मैक्सिमम पावर में VTH स्क्वायर बटे 4RTH स्क्वायर गुने RL की जगह क्या हो जाएगा, RTH। तो RTH से RTH कट जाएगा, तो यही आता है PL बराबर VTH स्क्वायर बटे 4RTH। यह मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, यह मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का फॉर्मूला है कि PL बराबर VTH स्क्वायर बराबर 4। यह मैक्सिमम पावर कब देता है, यह 50% मैक्सिमम पावर देता है। कितना देता है, 50%। ये सब क्वेश्चन हो गया। तो यही होता है मैक्सिमम। तो आप स्टेटमेंट में इतना लिख दीजिए, एक लाइन डेफिनेशन, और यह फार्मूला जरूर लिख दीजिएगा। यह फार्मूला होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द टू सॉल्व द सुपरपोजिशन थ्योरम। अब हम लोग को पहले समझना होगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है। देखिए, तो सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है कि हम देखिए एक सर्किट है, मान लेते हैं एक सर्किट है, वोल्टेज सोर्स है, इसमें रेजिस्टेंस है, यहाँ पे करंट सोर्स है, ठीक, I R2 R1। इसको हमको मान लेते हैं कि हमको से I2 यहाँ का करंट पूछा है। क्या पूछा है, करंट I2 पूछा है। करंट क्या पूछा है, फाइंड I2। तो हम लोग इसको समझने के लिए पहले कि देखिए इसका डिफिनेशन क्या करा कि एक लीनियर सर्किट में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, जिसमें क्या हो जाना चाहिए, अलजेब्रिक सम ऑफ रिस्पांस ड्यू टू ईच इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग अलोन व्हाइल अदर इंडिपेंडेंट सोर्स आर रिप्लेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब हम लोग इसको हिंदी में समझते हैं कि कोई भी सर्किट में है जिसमें इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, और हम लोग एक बार में एक ही सोर्स को कंसीडर करेंगे, बाकी को क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे, और जो करंट मतलब इससे I1 I2 निकालेंगे, फिर इससे भी I2 निकालेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। यही होता है सुपरपोजिशन थ्योरम।
अब हम लोग स्टेप देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए तो स्टेप में क्या कर रहा है कि कर रहा है आइडेंटिफाई ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स, मतलब सर्किट में जैसे में क्या होना चाहिए, ऑल इंडिपेंडेंट। यही सर्किट ने बनाया था अभी हम लोग। तो देखिए पहले हम लोग सर्किट में देखेंगे कि क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स है या नहीं। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है। देखिए कभी भी सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स ऐसे होता है, तो यदि डिपेंडेंट सोर्स रहेगा, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, जो भी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यदि कोई डिपेंडेंट सोर्स होगा तो नहीं लगेगा। डिपेंडेंट सोर्स होगा सर्किट में, डिपेंडेंट सोर्स होगा तो हम लोग सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। तो आइडेंटिफाई ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स, तो सर्किट को ऑब्जर्व करेंगे। और यह किसके लिए होता है, लीनियर के लिए होता है। किसके लिए अप्लीकेबल होता है, लीनियर के लिए, नॉन लीनियर के लिए नहीं होता। अब दूसरा जो स्टेप कहता है, ये तो पहला है, दूसरा स्टेप कहता है कंसीडर वन सोर्स एट ए टाइम, मतलब इसमें वन सोर्स को कंसीडर करना है, अदर को क्या करना है, अदर्स को डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट कहने का मतलब क्या होता है, डीएक्टिवेट कर देना। यानी देखिए मान लेते हैं पहले हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। देखिए पहले हम लोग कि वोल्टेज सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो वोल्टेज सोर्स के छोड़ के अदर जितना भी होगा उस सर्किट में, वोल्टेज सोर्स को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। ये क्यों करते हैं, ये सब क्वेश्चंस आप लोग को माइंड में आएगा तो आप लोग खुद आंसर देने की कोशिश। अब करेंट सोर्स को क्या करते हैं, करेंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं, ओपन सर्किट। यानी इस अथी के अनुसार हम लोग समझा जाए, देखिए इस अथी के अनुसार समझा जाए तो स्टेप 2 में हम लोग सिर्फ वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किए थे ना, यानी अब जो होगा स्टेप 3 में इसको हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स ऐसे ही रहेगा और मेरा ये जो था करंट सोर्स ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग I2 फाइंड कर लेंगे, यानी यहाँ से हम लोग I2 का वैल्यू कुछ आएगा समथिंग, यहाँ नहीं हम लोग ओम्स लॉ लगा देंगे दोनों का सीरीज, तो R2 निकल जाएगा, R1 R2 भी। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, I2 बराबर V/R1 प्लस R2, यही मेरा I2 हो जाएगा। यानी यहाँ से I2 निकाल लिए। और डायरेक्शन भी इसमें देखना होता है, मेन क्या होता है, डायरेक्शन देखना होता है। तो I2 यहाँ से मेरा फाइंड हो गया कुछ एम्पियर, क्या हो गया, I2 फाइंड हो गया। अब हम लोग स्टेप 3 करते हैं, स्टेप 3 कर दिए। हाँ देखिए स्टेप 3 में कह रहा था सॉल्व द सर्किट, यानी ये जो सर्किट था उसको सॉल्व करना, जिससे में हम ओपन करने के बाद क्या किए, सॉल्व किए थे I2, यही थर्ड स्टेप का था। अब कहता है कि रिपीट फॉर ईच सोर्स, मतलब सर्किट में जितने सोर्स है उतना बार हम लोग रिपीट करेंगे। यानी पहले अब वोल्टेज सोर्स को कर लिए, अब हम लोग करेंट सोर्स को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, करेंट सोर्स को। देखिए तो करेंट सोर्स को सॉल्व करने के लिए ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वोल्टेज जो था यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे एक करंट सोर्स था। अब यहाँ से I1 I2, यहाँ से I ये फ्लोर, तो यहाँ पे हमको I2 निकालना है, हमको RL कौन है, ये है, तो यहाँ पे I2 निकालना है। और डायरेक्शन दोनों का सेम है, ऊपर देख, तो I2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग करंट डिवीजन लगा देंगे। तो देखिए करंट डिवीजन में क्या होता है, इस रूल होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो जो भी करंट डिवीजन रूल लगा के, तो यानी हम लोग को R2 निकालना है, तो I गुने R1 प्लस R2, यानी I2 के भी निकल गया। डायरेक्शन दोनों में I2 का क्या है वो भी देखिए, हम लोग को मेन होता है डायरेक्शन देखना, I2, और इसमें भी I2 के डायरेक्शन किधर है, नीचे की ओर है। यानी अब दोनों में डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो हम लोग का ये हो गया फोर्थ से रिपीट फॉर इस सोर्स, मतलब ये जितना भी सोर्स है उसके लिए रिपीट करके सॉल्व कर। अब फिफ्थ स्टेप करता है ऐड द रिजल्ट अलजेब्रिकली, मतलब अब जो लास्ट स्टेप में है तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम। तो देखिए तो दोनों के डायरेक्शन देखते हैं। देखिए I2 फर्स्ट में I2
I21 मान लेते हैं उसको। देखिए एक दफा पहला सोर्स के निकाले तो इसको I21 मान लेते हैं, इसको I22 मान लेते हैं, I22। तो I21 का भी डायरेक्शन नीचे की ओर है और I22 का भी डायरेक्शन नीचे की ओर है, यानी दोनों का सेम है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। यही अब बात आता कि अलग अलग डायरेक्शन आता, माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम अति करते तो I21 के डायरेक्शन ऊपर की ओर आता, I21 का डायरेक्शन ऊपर की ओर आता, I22 का डायरेक्शन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो नीचे की ओर आता। तो इस केस में क्या हो जाता, हम लोग माइनस कर लेते जो मेरा दिया रहेगा डायरेक्शन। देखिए क्वेश्चन जब पूछेगा ना तो वो डायरेक्शन मेंशन कर देगा कि किस डायरेक्शन में चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके तो I22 माइनस I21 कर लेते हैं। यानी यह सिंपली हम लोग को समझना होता है कि डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट देखते हैं 5वां क्वेश्चन, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट। ये जो वीडियो इतना लॉन्ग होने का रीजन है क्योंकि क्वेश्चन तो शॉर्ट्स है, बाकी हम लोग शॉर्ट के मकसद से नहीं लॉन्ग के मकसद से पढ़ रहे हैं कि क्योंकि फिर भी यह क्वेश्चन यदि लॉन्ग में भी पूछा जाए तो ऐसे ही आप लोग एक एक स्टेप और सर्किट बनाकर दर्शा दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब कहता है राइट टू डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रिएक्टिव पावर। क्वेश्चन जो है कि रियल एंड रिएक्टिव पावर में दो डिफरेंस। देखिए तो ट्रू पावर या एक्टिव पावर, इसे हम लोग ट्रू पावर या एक्टिव पावर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रू पावर या एक्टिव पावर। अब देखिए ई जो होता है ना यूजफुल वर्क के लिए होता है, और जो पावर एब्जॉर्ब होता है किसमें? रजिस्टर। देखिए पावर एब्जॉर्ब जो करता है, एब्जॉर्ब बाय रेजिस्टिव लोड। कौन सा लोड? रेजिस्टिव लोड। यानी जितने भी रेजिस्टिव लोड होते हैं वो पावर एब्जॉर्ब करते हैं, उसे हम लोग रियल पावर या एक्टिव पावर या ट्रू पावर कहते हैं। पावर 3 प्रकार के होते हैं। पावर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखिए इसको हम लोग नोट में समझ लेते हैं। पावर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। तो देखिए रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर जो होता है, ये जो पावर होता है सम होता है। क्या होता है? सम होता है एक्टिव और रिएक्टिव का। एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का सम होता है। और तो इसमें हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि पावर एब्जॉर्ब बाय रेजिस्टिव लोड एक्टिव पावर कहलाता है। पावर एब्जॉर्ब बाय इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव लोड उसे हम लोग रिएक्टिव पावर कहते हैं। जैसे मैं कहा घर में जितने लाइटिंग बल्ब, रनिंग ए मोटर, लाइटिंग बल्ब, रनिंग ए मोटर, हीटिंग एलिमेंट। रनिंग ए मोटर मतलब क्या हो जाता है? जो फैन ऐसा हो गया उसका बात करा। तो यानी जो भी रेजिस्टिव लोड होगा उसमें कौन सा होगा? रियल पावर। इसका फार्मूला जो होता है एक्टिव पावर का VI कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा। V जो होता है वोल्टेज होता है, ये होता है करंट। इसको हम लोग पावर फैक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। या थीटा को कॉस थीटा को पावर फैक्टर बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कॉस थीटा आगे। तो VI कॉस थीटा यह फार्मूला होता है एक्टिव पावर के। ये भी जनरली पूछा जाता है। एक्टिव पावर का VI कॉस थीटा, ऑपरेंट पावर का जो होता है VI होता है, और रिएक्टिव पावर का जो होता है VI साइन थीटा होता है। क्या होता है? VI साइन थीटा। तीनों हम लोग समझ गए। अब देखिए एक पॉइंट पूछा जाता है इसमें कि इसका यूनिट क्या होगा। इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट जो होता है VI कॉस थीटा का वाट, इसी को हम लोग किलोवाट, बड़ा मेगावाट, किलोवाट, जीगावाट, ये सब होता है बड़ा यूनिट। तो एक्टिव पावर का यूनिट जो होता है वाट होता है। तो हम लोग समझ गए। इसमें 2 डिफरेंस पूछा था, हम लोग कितना डिफरेंस लिख सकते हैं कि पावर एब्जॉर्ब बाय रेजिस्टिव लोड एक्टिव पावर, फिर फार्मूला लिख सकते हैं, इसका यूनिट लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यानी 3-4 पॉइंट ऐसे ही हो जाएगा। अब हम लोग रिएक्टिव पावर की बात करते हैं। तो ये जो होता है यूजफुल वर्क तो नहीं होता है,
बट ये नेसेसरी होता है क्रिएटिंग, देखिए ये पॉइंट बहुत मेन है, क्रिएटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर एंड कैपेसिटर। देखिए यानी रिएक्टिव पावर जो होता है यूजफुल वर्क नहीं है, बट क्रिएट करने के लिए मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आवश्यक होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है ऊपर देख चुके हैं, वी आई साइन थीटा होता है, वी आई साइन थीटा। तो देखिए इसका जो यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, यानी वी ए आर क्या होता है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, वी ए आर या के वी आर। हम लोग समझ गए। तो आप लोग को यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करें या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। यदि आपको और भी क्वेश्चंस भी है तो आप क्वेश्चन भी सेंड करने की कोशिश करें, उस पर हम वीडियो बना देंगे। आपको किसी भी तरह से डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करें या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे नोट्स भी है। टेलीग्राम ग्रुप पे पूरा बीटेक का ऑल सेमेस्टर का नोट्स भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके ऑल सेमेस्टर के नोट्स भी देख सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है। थैंक यू।